हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर को सीखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास 7th की ज्योग्राफी को मैंने स्टार्ट किया है और क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर ये 6 है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। अपने सहपाठी जो मित्र थे उनके साथ वह मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, उसे सब कुछ याद था कि जैसे जैसे वह चढ़ाई पर जा रही थी तो स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरानी हो रही थी उसको। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे थे तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वृत्तांत लंबे वृक्ष दिखने लगे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में इतनी सारी जैव विविधता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस भारत में जिसका जो क्षेत्रफल है 32.8 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसके मतलब कदम कदम पे आप अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो किलोमीटर के हिसाब से हमारे भारत में इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे भारत देश में 1645 बोलियां बोली जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने विशाल देश में इतनी विशाल भाषाएं भी हैं, इतनी सारी भाषाएं भी हैं। तो देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार, आप सभी जानते हैं कि ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें हम शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ का तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ पे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे शंक्वाकार वन या वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आमतौर पर वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वनस्पतियों को आमतौर पे 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो वन क्या होते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो ऐसे वृक्ष जो उपयुक्त तापमान एवं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है उस क्षेत्रों में वनों की अधिकता अधिक होती है। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। सघन वन और खुले वन विकसित होते हैं। वहीं दूसरे टाइप्स की बात करें तो घास स्थल क्या होता है? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं उन्हें हम घास स्थल कहते हैं। जैसे जहाँ पे वर्षा मध्यम मात्रा में, मतलब न अधिक होगी और न ही कम होगी, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है? घास स्थल अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं तीसरी की बात करें, कांटेदार झाड़ियाँ, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे तो उन पे कांटे लगे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्षा की कमी है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके कारण वहाँ पे इस टाइप के वृक्ष और इस टाइप की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उन्हें हम वृक्ष नहीं, झाड़ियाँ ही कहेंगे। तो ऐसे ही आगे हम देखेंगे वन के बारे में, हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन। देखिए, वन क्या होता है इसके बारे में तो आप लोगों ने बता दिया कि जहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होगी और ऐसे जगह पे इस टाइप के वन पाए जाएंगे, बहुत घने वन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जगह पे क्या होगा? वनों की अधिकता काफ़ी अधिक होगी। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। जैसा कि आपको 6.3 में नज़र आ रहा है यहाँ पे,
ऐसे वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है और पृथ्वी पे बिल्कुल मध्य से एक रेखा खींचा गया है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा पे मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र बनता है इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो होता है, सूर्य इस रेखा से इस रेखा तक यहाँ पे सूर्य आता है, जिससे ये यहाँ का जो ये जो क्षेत्र होता है ये काफ़ी गर्म होता है, जिससे इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, जैसा कि विदित है ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ जो होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं झड़ जाती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन मतलब हमेशा हर मौसम में ये क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, इसलिए इनको हम सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंचता। मतलब ये इतने घने होते हैं, इनकी सघनता को अगर देखें हम तो काफ़ी अत्यधिक घने होते हैं, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जंगल के मतलब जो वन के नीचे इनकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इतने घने होते हैं, वृक्षों की मोटी मितान के कारण दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, यहाँ पे दृढ़ मतलब कठोर काष्ठ वृक्ष जैसे आप देख सकते हैं रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। इन वनों की ये मुख्य वृक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, मतलब ये इनका जो इनके पे जो पत्तियां होती हैं वो मानसून में ही आती हैं। आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये हो गया एशिया, मान लीजिए ये चीज़ें हो, ये मान लीजिए एशिया हो गया, एशिया के नीचे यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे, और यहाँ पे ये जो भारत है यहाँ पे भारत में पाए जाएंगे, और मध्य अमेरिका में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मौसम के हिसाब से इनमें परिवर्तन होता रहता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती है। मतलब जैसे मौसम परिवर्तन होता है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ है, शेर है, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि ये जानवर हैं, जीव हैं जो हमारे इस ऐसे वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं, ये जो क्षेत्र होता है या वन होते हैं, ये कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं। इन्हें मौसमी भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसमों में इनकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। और इनमें जो पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो जानते हैं आप लोग, काष्ठ वृक्ष होते हैं, फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इनमें जो वृक्ष होते हैं, साल हो गया, सागवन हो गया, नीम तथा शीशम, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं।
वहीं अगर शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें, शीतोष्ण सदाबहार वन को हम एक बार बता देते हैं इनकी स्थिति कहाँ होगी। तो ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। इनके बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे कहेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये सामान्यतः अगर देखा जाए कि महाद्वीपों का जो पूर्वी किनारा होता है, इन पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे इनकी अधिकता होती है। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसे हम पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, क्योंकि इसके पानी सोखने की जो क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है, जिससे ये अधिक से अधिक जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे जल की कमी होती है, या कहें कि वहाँ पे जल का पाया जाना काफ़ी संभव नहीं होता है। तो इसे हम पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार हमारे कई एग्जामों में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें शीतोष्ण सदाबहार वन इस टाइप के होते हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे इसके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के, इसको भी आप लोग देखते चलिए। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताएं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बताने की ज़रूर कोशिश करिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद मैं इनका उत्तर भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वहीं आप देख सकते हैं ये बाघ है जो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। वहीं गोल्डन लंगूर भी है, आप देख सकते हैं गोल्डन लंगूर यहाँ पे है। ये गोल्डन लंगूर भी क्वेश्चन में आता है कि किस वन में इनकी अधिकता होती है, ये पाए जाते हैं। वहीं हाथी की बात करें तो हाथी भी हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। वहीं अगर आगे बात करें तो शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश का मतलब ये है कि हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं या जा रहे हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं ठंडी वाले प्रदेश में। जो ठंडे, जहाँ पे बर्फ पड़ते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, ऐसे प्रदेशों की बात की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों की बात की जा रही है। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जब सूखा मौसम आता है तो ऐसे मौसम में ये जो वृक्ष होते हैं, इस प्रकार के जो वन होते हैं, अपनी पत्तियां ये सूखे मौसमों में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ जैसे बांज, एस, बीच इत्यादि ये पेड़ हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मोनाल पक्षी कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आप शीतोष्ण पर्णपाती वन की स्थिति देख सकते हैं, ये आप किस तरीके से दिखाई देते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पे बात करें फ्रेजेंट पक्षी है, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मोनाल पक्षी ये देख लीजिए किस टाइप का दिखता है मोनाल पक्षी, ये भी आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करें तो आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग, आप जान चुके हैं इन सब चीज़ों को कि महाद्वीप के जो पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के
पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश जो भाग हैं शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। महाद्वीपों के अगर पश्चिमी किनारे और दक्षिण पश्चिमी किनारों की बात करें तो वो आपस में बिल्कुल भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर वाले समीप प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल भी पाए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया, यहाँ वन्य जीवन बहुत कम है। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पे वन्य जीवन काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों में कृषि का विस्तार अधिक से अधिक मात्रा में किया जा रहा है और वनों की कटाई भी किया जा रहा है। वहीं अगर शंकुधारी वन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश हैं जैसे 50 डिग्री 70 डिग्री, आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर में अगर हम लोग जाएंगे तो ये कौन सी रेखा पड़ेगी, ये रेखा पड़ेगी कर्क रेखा। लेकिन कर्क रेखा के और उत्तर में हम लोग जाते हैं 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाएंगे तो भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 क एवं ख में दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये शंकुधारी वन, ये भी शंकुधारी वन है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं ये भी याद करिए आप लोग, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि टैगा वन किसको कहते हैं और इनकी स्थिति क्या है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा से देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य एवं अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी, जो हम लोग माचिस का बक्सा देखते हैं, ये जो बक्सा होता है ये किससे बनता है, ये बक्सा जो होता है इन्हीं सब वृक्षों के मुलायम लकड़ी से बनता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो वन है, आप देख सकते हैं ये शंकुधारी वन है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, मतलब जो शुद्ध हो, जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं हो या उसके साथ उसकी कटाई वटाई नहीं किया हो, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को टैगा कहते हैं। और टैगा का रूसी भाषा में अगर हम देखें इसका मतलब क्या होता है तो शुद्ध या अनछुआ कहते हैं। वहीं अगर घास स्थल की बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास, वही बात हुई कि पृथ्वी के उष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले घासों को उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर, आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पे ये घास पाई जाती है।
सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें, ये देखिए जिराफ है। वहीं अगर हम लोग बात करें शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय के भीतरी प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। यहाँ की घास जो होती है छोटी होती है और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियों की बात करें तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तानों में वर्षा बहुत न के बराबर होती है, इसलिए वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं वो पनप नहीं पाती हैं। जल की कमी होने के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ पनप नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे वनों की कमी होती है और वृक्षों की कमी होती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? भारत के बताइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत में जो रेगिस्तान, जो बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश करें कि ये इसका क्या नाम है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रेगिस्तान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रेगिस्तान जो होते हैं वो दो प्रकार हैं। जैसे एक होता है ठंडा रेगिस्तान और एक होता है गर्म रेगिस्तान। एक होता है ठंडा और एक होता है गर्म रेगिस्तान। जैसे आप देख सकते हैं कि ठंडा रेगिस्तान में तो बालू की अधिकता होती है। जैसे भारत में रेगिस्तान है और सारे देशों में रेगिस्तान है, तो वो रेगिस्तान जैसे ठंडे जो गर्म रेगिस्तान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा की कमी होती है, ऐसे रेगिस्तान को कहते हैं गर्म रेगिस्तान। लेकिन ठंडा रेगिस्तान का क्या मतलब है? ठंडा रेगिस्तान का मतलब है बर्फ़, जहाँ पे बर्फ़ पड़ता है। जैसे हमारे भारत में लद्दाख क्या है? लद्दाख ठंडा रेगिस्तान ही है। आप देख सकते हैं जैसे रेगिस्तान जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। ध्रुवीय प्रदेशों का कहने का मतलब ये है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और इसके उत्तर में जाएंगे तो आपको ध्रुवीय प्रदेश मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र मिलेंगे, और दक्षिण में जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र मिलेंगे। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, बहुत कम मात्रा में। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। यह अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती, इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे एग्जामों में आ गया है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियाँ जो होती हैं ये यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में जानवर मिलते हैं, उनके अगर जानवरों के अगर चमड़ी की बात करें, उनके स्किन की बात करें, तो उनका स्किन मोटी चमड़ी से बना होता है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखता है। आप सभी जानते हैं अगर हम लोगों को ठंडे प्रदेशों में छोड़ दिया जाए और हम लोगों के पास कोई कपड़े वगैरह न हो तो हम लोग ठिठुर के मतलब जम सकते हैं, बर्फ़ में जम सकते हैं। लेकिन वो जानवर जो होते हैं उनके शरीर पे मोटा तगड़ा जो मोटी चमड़ी होती है वही उनका कपड़ा होता है, वही उनका वस्त्र होता है जो उन्हें ठंडे प्रदेशों में रहने लायक अनुकूल बनाता है। कहने का मतलब ये है। ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है यहाँ के जानवरों मोटी चमड़ी होती है, उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू एवं बर्फीली लोमड़ी है। सलीमा के पिता ने कुछ घने वनों के चित्र दिखाए।
कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। और ऐसे साफ किए जाने वाले कृषि के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं झूम खेती कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? झूम खेती के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? सलीमा जो थी वो सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर देंगे हम लोग तो वन्य जीव, जो वनों में रहने वाले जानवर हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये उनका सोचना, सलीमा का सोचना बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर हम वनों को हम लोग साफ़ कर देते हैं तो वनों में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका हम लोग घर ही समाप्त कर रहे हैं। अपने घर को बनाने के लिए उनका घर हम लोग समाप्त कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोगों को कहाँ से मिलती है? जंगल से। आप सभी जानते हैं कि अमेज़न जंगल जो विश्व में ब्राज़ील में पाया जाता है, वो 70% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से मिलता है। तो अगर हम लोग जंगल को ही साफ़ कर देंगे, वनों को साफ़ कर देंगे, तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल जायज़ बात है। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। सलीमा की बातों से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत हैं। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसका मुख्य कारण ये है, ये जो प्राणी जगत की जो कमी, विविधता में जो हो रही कमी है, उसका ये मुख्य कारण है कि हम लोग जंगलों को साफ करते जा रहे हैं। हम अपने आवास को बनाने के लिए अपनी खेती अधिक से अधिक हम लोग उत्पादन तो करना चाहते हैं, खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ें हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं कि वन्य जीव जो हैं, जो उनमें बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है, हम लोग वन्य जीव, वनों को साफ करके हम लोग उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। आई होप गाइस ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ, ये है देखिए वालरस है, ये देखिए ध्रुवी भालू है, ये सील मछली है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल के नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों में बता नहीं सकता कि कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन में कहाँ से टपक पड़ता है हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए आपको पूर्वी अफ्रीका, यहाँ बताया गया है कि पूर्वी अफ्रीका में जो घास के स्थल हैं उन्हें क्या कहते हैं? सवाना घास का मैदान कहा जाता है। ब्राज़ील में कंपोज घास का मैदान, वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जैसे अर्जेंटीना में पैम्पॉस घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान। ये घास का मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप लोग रिवाइज मान लीजिए। देखिए पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास का मैदान, ब्राज़ील में कंपोज घास का मैदान, वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जो है उष्ण कटिबंधीय मतलब भूमध्य रेखा के बिल्कुल मध्य में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको उष्ण कटिबंधीय कहेंगे। इसके बाहर जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। जैसे अर्जेंटीना में पैम्पॉस घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान। डॉन लिखा है लेकिन इसका मेन है डाउन्स, इसको कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर में। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बना के अपलोड किया जाता है यूट्यूब पे वो आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में और टाइम से मिल सके, जिससे आप लोग उस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी में और चार चांद लगा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।